हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। हमने कल कूलाम के नियम के बारे में चर्चा किया था, तो उस कूलाम के नियम से रिलेटेड आज हमको क्या देखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। उससे पहले एक और टॉपिक है ना, जिसको मैं कल नहीं बताया था, वो है कूलाम के नियम की सीमाएं, है ना। लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, है ना। कूलाम के नियम की क्या सीमा है, इसको देखना है। कभी कभी ये आपका 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछता है, तो कूलाम के नियम की क्या क्या सीमाएं, इसको देखते हैं। तो कूलाम के नियम की 3 सीमाएं होती है। पहला है, कूलाम का जो नियम होता है वो केवल कहाँ बिंदु आवेश के लिए क्या होता है, तुम्हारा लागू होता है। केवल और केवल किसके लिए, बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। उसके अलावा यदि कोई दूसरा आवेश हो जाएगा, पॉइंट चार्जेस के अलावा कोई दूसरा हो जाएगा, तो वहां पर वो लागू नहीं होगा। दूसरा सीमा इसका ये है कि कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर आवेश जो क्या हो, केवल स्थिर हो, है ना, घर्षण जिसको बोल रहे हैं, स्थिर आवेश के लिए सत्य होता है, गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं हो पाता। ठीक है। और तीसरा है, कूलाम का जो नियम होता है, अधिक दूरी, बहुत ज्यादा दूरी और बहुत कम दूरी। वो बहुत कम दूरी है मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम। ये बहुत कम का डिस्टेंस ये है, 10⁻⁻15 मीटर से कम, है ना। क्या बोल रहे हैं, कूलाम का जो नियम होता है वो बहुत ज्यादा दूरी के लिए या बहुत कम दूरी, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं हो पाता, है ना। क्यों लागू नहीं हो पाता, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के बीच क्या हो जाता है, नाभिकीय बल लागू हो जाता है, नाभिकीय बल की प्रधानता आ जाती है। तो नाभिकीय बल की प्रधानता के कारण, है ना, न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या हो जाता है, इनके बीच जो कूलाम का नियम लगता है वो क्या हो जाता है, आपका सत्य नहीं हो पाता, यहाँ पर नहीं लग पाता। ठीक, तो ये हो गया इसकी 3 सीमाएं। ठीक है, कूलाम के नियम की 3 सीमाएं, ये हो गया कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट, ये जो आज के हमारे वीडियो का मुख्य ये है ना। अब देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चंस, है ना। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर देता हूँ, सॉल्व करके बता देता हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश, है ना, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है ना, 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। मतलब उसके बीच में लगने वाले कूलाम बल का क्या करना है, अपने को वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है, मतलब उसका मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, कल हम सूत्र क्या निकाले थे कूलाम के नियम का, F बराबर क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, R²। इससे इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, अपना वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि क्या पूछा गया है, कूलाम बल, है ना, तो ये कूलाम का नियम का ही सूत्र है। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, इसको पहले देख लेते हैं। दिया है आपका किसका, सबसे पहले क्या दे दिया, आवेश का वैल्यू, मतलब आपका Q1 Q2 का मान। तो ये Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस माइक्रोकूलाम को आप इसमें चेंज कर लीजिए, कूलाम में चेंज कर लीजिए। तो जब इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 से ये कूलाम हो जाएगा। तो ये किसमें चेंज हो गया, आपका कूलाम में चेंज हो गया। और क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, ये R का वैल्यू। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्या दिया, 0.515 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, ये है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ दिया क्या, कहीं पास नहीं। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, है ना। ये ऐसा ही पद्धति में लेके बोला था मैं, है ना। अब ये सभी मान कहाँ रख दीजिए, आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो ये F इक्वल टू यहाँ लिख लीजिएगा सूत्र से। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 की जगह कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻6 इंटू फिर से Q2 की जगह फिर आ जाएगा 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई, है ना, ये कितना है, डिवाइडेड बाई R²। तो R का वैल्यू कितना है, 0.15। तो 0.15 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों देखिए, दोनों क्या है, -6 है ना। यहाँ पर देखिएगा, इसके 3 ये हिस्से देखिए, इसका बेस क्या है, 10 है, आधार इसका भी 10 है, इसका भी 10 है ना। जब आधार समान होते हैं तो उसके घातांक, मतलब बेस इक्वल होने पर उसके कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप एक और देख लीजिएगा, जो आपका
वैल्यू है 9, 3 और 3, तो इसको आप पहले क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 9 जा कितना हो जाएगा आपका 81, सीधा 81 लिख देता हूँ, है ना। इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर, ये प्लस है तो ये 9, ये कितना है आपका -6, ठीक है। कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 का ये कितना होता है आपका, स्क्वायर रूट कितना होता है 225 आता है ना, स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये कितने संख्या बाद पॉइंट है 2, है ना, 2 संख्या बाद दशमलव है, तो 2 संख्या बाद दशमलव मतलब उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हमको कितने संख्या बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 4 संख्या के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा पॉइंट, तो 0.0225 इसका क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक। अब आगे नेक्स्ट ये में अपन स्टेप में सॉल्व करते हैं। f इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये देखिए 81, ये है 9 6 6 कितना हो जाएगा, ये होगा 12 में 9 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 0.0225, ठीक है। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0225, या इसको हम लिख सकते हैं f इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कितने संख्या बाद दशमलव है 4 संख्या बाद, तो आप क्या कर दोगे, ऊपर में 4 संख्या क्या कर दोगे 4, ये क्या कर दोगे 0 बढ़ा दोगे, तो ये दशमलव आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये 81 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 इंटू कितने संख्या बाद दशमलव है 4, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पास क्या कर देता हूँ 10 की पावर 4 लिख देता हूँ, है ना, 10 की पावर कितना लिख देता हूँ 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आपका 225, ठीक, ये खत्म, कितना हो जाएगा 225, या f इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, 4 और ये 3, तो 4 में हम 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, कितना आएगा 1 आएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 81, है ना, कितना हो जाएगा 81 इंटू कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 225, है ना, या इसको हम लिख सकते हैं f इक्वल टू 810, है ना, 810, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 225। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये f का वैल्यू आ जाएगा कितना, f इक्वल टू हो जाएगा जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग 3.6 के आसपास आएगा, है ना, 3.6, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका न्यूटन। क्यों न्यूटन, क्योंकि आपका बल का मात्रक, फोर्स का जो ये होता है यूनिट होता है, वो क्या होता है, न्यूटन होता है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 न्यूटन। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, है ना। मैंने डिटेल में कर दिया है, बुक में आपको शॉर्टली दिया हुआ है ना, 2 से 3 लाइन में खत्म कर दिया है, मैं आपको पूरा डिटेल कर दिया हूँ, ठीक। अब आगे देखते हैं हम अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको देखिए, 1 कूलम आवेश, है ना, यही पास देखिए क्वेश्चन में अंडरलाइन करिएगा, 1 कूलम आवेश वाले 2 कणों के बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है बोलता है ना, के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर है, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पास देखते हैं, फिर से आपको क्या करना है, वही फार्मूला पुट करना है, f इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू कितना होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पास क्या क्या दिया हुआ है इसको देख लीजिएगा, दिया है आपका क्या क्या वैल्यू दिया है, 1 कूलम आवेश, मतलब किसका वैल्यू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना दिया है 1, है ना, ठीक है, ये हो गया आपका कूलम, 1 कूलम, है ना, 1 कूलम, ठीक है। वाले 2 कणों के बीच की दूरी कितना 1 किलोमीटर, मतलब r का वैल्यू दिया, डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर, ठीक, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर कितना होता है 9 होता है। तो आगे देखते हैं, या ये किलोमीटर है, आप इसको किस में चेंज कर लेना, मीटर में चेंज कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 1000 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितना लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पास वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, सूत्र से, ठीक है, फार्मूले से क्या हो जाएगा आपका f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जगह पे क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना, पॉइंट कितना हो जाएगा Q1 Q2 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 3, है ना, क्योंकि r का वैल्यू कितना है आपका 10 की पावर 3 है ना, इसको किस में चेंज किया अपन मीटर में, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये f इक्वल टू हो जाएगा आपका
9 इंटू 10⁹ ही होगा। अब इधर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10⁻3। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर ले जा लेना, ठीक है। ऊपर ले जा लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 है, ये ऊपर ले जा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, है ना। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस जो कोफिशिएंट जो है प्लस में है, घातांक वो किसमें हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करोगे 9 में 3 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसकी बेस क्या है, इक्वल है, तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होता है आपका माइनस, इसलिए यहाँ पास ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 9 इंटू 10⁻, अब यहाँ पास माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। ये इसका क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। देख लीजिए, चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है सतत आवेश वितरण या फिर निरंतर आवेश वितरण। क्या है आपका सतत आवेश वितरण या फिर निरंतर आवेश वितरण। ये जो क्वेश्चन है, जो अभी मैं बताऊंगा, जो टॉपिक है वो आपका इससे पहले वाले बोर्ड एग्जाम में तीनों सेट में एक एक नंबर का पूछा हुआ था। तो ये संभावनाएं वापस क्रिएट हो सकती है कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर लिए। चलिए देखते हैं अपन। चलिए आगे देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सतत या फिर निरंतर आवेश वितरण। क्या देखना है अपने को, सतत आवेश या निरंतर आवेश वितरण। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं आप लोग को इससे पहले वीडियो में बताया था आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, है ना। तो क्वांटीकरण होता क्या है कि जो प्रकृति में जितने भी ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, है ना। क्वांटीकरण का मतलब है तुम्हारा जो किसी भी पदार्थ में जो आवेश पाया जाता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। आया इतना समझ में, ठीक। इतना आपको समझ आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो वो आवेश होता है वो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होता है तुम्हारा सतत रूप से क्या होता है, बोलता है वितरित होता है, और वो क्या होता है तुम्हारा पूर्ण गुणज के रूप में क्या होता है, शामिल होता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सतत आवेश वितरण के बारे में। तो सतत आवेश वितरण आपका ज्यादा कुछ नहीं लिखना, है ना। सतत आवेश वितरण होता है आपका 3 प्रकार का, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है आपका रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण। सेकंड होता है आपका, सेकंड है पृष्ठीय आवेश वितरण, और थर्ड होता है आपका आयतन आवेश वितरण। ठीक है। तो यहाँ पास आपके सबसे फर्स्ट जो वर्ड है उसके बारे में आप जान लीजिए। रैखिक का अर्थ होता है सीधा या सरल रेखा या फिर वक्री रेखा। पृष्ठ का अर्थ होता है एक निश्चित क्षेत्रफल। आयतन से रिलेटेड है तुम्हारा, आयतन जानते हो, एक बाल्टी के अंदर जो पानी भरी हुई है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं रैखिक आवेश वितरण किसे कहते हैं। पिछले साल ये तीनों चीजें पूछा गया है। रैखिक आवेश वितरण एक सेट में पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरे सेट में दिया था आपका आयतन आवेश वितरण, और इसका मात्रक पूछा गया था कि क्या होता है करके। तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखना है अपने को रैखिक आवेश वितरण, ठीक है। तो रैखिक आवेश वितरण यदि किसी वक्रीय या फिर सीधा, यदि किसी वक्रीय या फिर सरल रेखीय सीधा चालक में आवेश का वितरण क्या हो, बोलता है एक समान रूप से क्या हो, निरंतर हो। मतलब ये हो गया आपका क्या है, एक वक्री रेखा बना दिया हूं। तो इस वक्री रेखा पर, है ना, सीधी रेखा पर यदि इस पर आवेश का वितरण सभी जगह, है ना, प्रत्येक जगह पर क्या हो, एक समान रूप से हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं।
इसका डेफिनेशन हो जाएगा प्रति एकांक प्रति एकांक लंबाई, चूंकि ये क्या है आपका एक सीधी रेखा है तो इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। तो इसलिए आपका डेफिनेशन हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, यदि मान के चलते हैं कि एल लंबाई का जो तार है, ये जो आपका जो तार है ना, वो क्या है, इसका लेंथ कितना है, एल है, लंबाई कितना है, एल है। यदि हम मान के चलते हैं कि एल लंबाई के तार को है ना सभी जगह आवेश क्यू आवेश क्या दिया गया, निरंतर रूप से दिया गया है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये इसका क्या है, आपका फार्मूला है। लेमडा इक्वल टू क्या है आपका, क्यू अपॉन एल। ठीक है, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लेमडा इसलिए क्योंकि रैखिक आवेश वितरण को हम किससे दर्शाते हैं, लेमडा से शो करते हैं। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एल, और इसका मात्रक होता है, क्यू का मात्रक कूलाम और इसका लेंथ मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर। ये हुआ आपका कौन सा, रैखिक आवेश वितरण। वैसे ही है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर के बारे में विचार करते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण मान के चलते ये क्या हो गया, एक पृष्ठ हो गया है ना। तो इसके पृष्ठ पर ऐसे समझ नहीं आएगा, 3 डायमेंशनल के हिसाब से मैं आपको एक बुक लेके चलता हूँ। ये आपका मान के चलते एक कॉपी है, ये इसका पूरा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पास क्षेत्रफल कहने का मतलब है आपका अंदर का हिस्सा, यहाँ का हिस्सा नहीं, ये पूरा बाहरी आवरण। ये बाहरी आवरण पे यदि आवेश का वितरण क्या हो, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, जहां पास ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर है ना, इसके बाहरी आवरण पर आवेश का वितरण क्या हो, निरंतर रूप से और एक समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे, है ना। यहाँ पास मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम क्या करते हैं, मान लो आवेश का वितरण, ये इसका पृष्ठ हो गया, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण क्या हो, निरंतर हो और एक समान रूप से हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा, किसी चालक की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसको दर्शाते हैं अपन किससे, सिग्मा से, इसको शो करते हैं सिग्मा से। यदि मान के चलते हैं, यदि हम ये मान के चलते हैं, ये ए है ना, इसका एरिया लेके चलेंगे क्षेत्रफल। यदि इस पृष्ठ मान के चलते इस चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ए है ना, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश क्यू क्या हो, निरंतर रूप से एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो, तो ये सूत्र हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू अपॉन ए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला। ये इसका किसका फार्मूला हुआ, किसका हो गया, ये पृष्ठीय आवेश वितरण का। ठीक है, इसका मात्रक होता है, चूंकि क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू मतलब आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये कूलाम तो वैसे ही रहेगा। कूलाम प्रति आपका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। कूलाम पर मीटर स्क्वायर या कूलाम प्रति मीटर की घात 2, ये इसका क्या है, आपका मात्रक हुआ। अब तीसरा है आपका कौन सा, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो ये एक बाल्टी हो गया, है ना, तो बाल्टी में क्या है, मान लो पानी भरी हुई है, तो पानी की जगह हम मान के चलते हैं आवेश लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, पानी की जगह आवेश, तो हम लेके चलते हैं। सेम वैसी डेफिनेशन होगा सबके लिए, केवल एक ही जगह को हटाना है आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन पर, किसी भी चालक के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को, है ना, ये हो गया आयतन। तो इस आयतन में सभी जगह क्या होगा, आवेश का वितरण क्या होगा, इस बाल्टी के अंदर सभी जगह आवेश का वितरण क्या होगा, है ना। ये जो पृष्ठ दिख रहा है उसके अंदर, है ना, आयतन में आंतरिक हिस्से पे, इंटरनल ये पे आयतन आवेश का वितरण क्या होगा, एक समान होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश, क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे, है ना, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, यदि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर आवेश का वितरण क्या हो, एक समान रूप से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसका मात्रा, इसको दर्शाते हैं अपन रो से, तो रो इक्वल टू हो जाएगा, यदि मान लो इसका आयतन कितना लेके चलते हैं, वी लेके चलते हैं, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, है ना, आयतन का मात्रक कितना होता है, मीटर क्यूब,
ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर की पावर 3। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। यही आपके पिछले साल पूछा हुआ था, डेफिनेशन के बारे में केवल एक लाइन में लिखना था और इसका मात्रक पूछा हुआ था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा वीडियो लगातार मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।